नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंद एकेडमी में। मैं नंदलाल शर्मा आज इस वीडियो में बात करूंगा ग्लैंडुलर सिस्टम यानी ग्रंथि प्रणाली के बारे में। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो हमारे शरीर के किस हिस्से में होती हैं आप इस फिगर से देख सकते हैं। पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, फिर है थाइमस ग्लैंड। थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर लीवर है, स्टोमैक, डेड्यूनम, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, ओवरीज, प्लेसेंट्रा, यूटेरस और टेस्टिस। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम ही होते हैं। कुछ ग्रंथियों के नाम हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग होते हैं, तो और सबसे इजी होता है इंग्लिश में ही इनके नाम को याद रखना, क्योंकि हिंदी में इनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि इंग्लिश में ही इनके नाम याद रखने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल की एक सबसे ख़ास बात यह है कि इस चैनल में कम से कम समय में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट विथ फुल कंटेंट, मतलब बहुत सारे कंटेंट बहुत कम समय में प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों को हार्मोन्स या एंजाइम के द्वारा नियंत्रित करती हैं। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन वाइल ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन जितने एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स एक समय में एक से ज़्यादा रिएक्शन पर कार्य करते हैं। एंजाइम एक समय पर एक ही अभिक्रिया पर कार्य करता है। जैसे एंजाइम का उदाहरण हम देखें तो जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते थे, एक टैलिन और दूसरा लाइसोजाइम। ये तभी काम करते हैं जब हम भोजन करते हैं, तो इनका समय सिर्फ जब तक पाचन होता है तभी तक होता है। उसके बाद ये एक समय पर एक ही कार्य करते हैं, और हार्मोन्स एक समय पर एक से ज़्यादा रिएक्शन पर कार्य करते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी पे वो काफ़ी लंबे समय तक होता है, जबकि एंजाइम का जो इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर पे वह थोड़े समय के लिए होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने किया था और उन्होंने सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स खोजा था। सिक्रेटिन हार्मोन्स लीवर और पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है पित्त रस और अग्नाशय रस के निर्माण के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है वो लीवर और पैनक्रियास यानी यकृत और अग्नाशय को स्टिमुलेट यानी प्रेरित करता है पित्त रस और अग्नाशय रस के निर्माण करने के लिए। और हम जानते हैं पित्त रस अग्नाशय रस एक तरीके से अपने आप में कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, यानी पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्नाशय रस को। और ये पित्त रस और अग्नाशय रस जो ग्रहणी होती है, यानी जो छोटी आंत का जो पहला भाग ग्रहणी होता है, डेडुनम होता है, वहीं पे आके मिलती हैं और संपूर्ण भोजन का पाचन करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कशेरुकीय जंतु कौन कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है यानी वर्टेब्रल कॉलम होता है, उन्हें कशेरुकीय जंतु बोलते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये नलिका विहीन होती हैं, यानी इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। इनमें हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाला पदार्थ भी कहते हैं।
नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने हार्मोन्स का स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण में मीन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें डक्ट नहीं यानी नलिका नहीं होती है और ये अपने हार्मोन्स का स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में ही कर देती हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्रमशः थायराइड और पिनियल ग्लैंड है। यानी जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है और सबसे छोटी ग्रंथि है जो वो पिनियल ग्रंथ है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? यह 6 प्रकार की होती हैं। पीयूष ग्रंथि, यह इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि, फिर है पैराथायराइड, अधिवृक्क यानी पिनियल और थाइमस ग्लैंड। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। ये नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं। इसमें एंजाइम का स्राव होता है। ये सबसे मीन्स जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी ग्रंथि क्रमशः लीवर और स्वेद ग्लैंड है। यानी जो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है वह लीवर है और सबसे छोटी बहिर्स्रावी ग्रंथि स्वेद ग्रंथि यानी जिसमें से पसीना निकलता है उसे स्वेद ग्रंथि बोलते हैं। यह 4 प्रकार की होती है: अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि और श्लेम्स ग्रंथि। तीसरा है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड। यह हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव करती है और दोनों एक ही समय पर करती है। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि के पिता थॉमस एडिसन हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के पिता कौन है? थॉमस एडिसन। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनमें से स्रावित हार्मोन्स तथा उनके कार्य एवं प्रभाव। मानव शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है और वे हार्मोन्स हमारे शरीर को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, यह देखते हैं आगे के लेक्चर में। पिनियल ग्लैंड, इसे मनुष्य की तीसरी आँख कहते हैं। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनमें पहला कौन सा है? पिनियल ग्लैंड। इसे मनुष्य की तीसरी आँख भी कहते हैं। यह ब्रेन में सबसे ऊपर स्थित होती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन्स को रात या अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं। यह सोने जागने को नियंत्रित करती है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यानी जो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्रोटोजोआ जो होता है वो सीसी मक्खी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी जो रोग वाहक होती है वो कौन सी है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जापान में पाई जाती है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यह ब्रेन में स्थित होता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। यानी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यह मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे पाई जाती है। यह भूख प्यास का एहसास कराती है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यह भूख प्यास का एहसास कराती है और तापमान को नियंत्रित करती है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यानी मास्टर ग्लैंड, उसमें से 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यह भी ब्रेन में स्थित होता है और यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है जो अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो
पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि जो है उसकी साइज़ एक मटर के दाने के बराबर होती है और जो उसका वज़न होता है वह 0.5 ग्राम्स यानी लगभग आधा ग्राम के बराबर होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। स्कल में जो सेला टर्सिका नामक एक गड्ढा होता है उसी में कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। यह निम्नलिखित है। पहला है जीटीएच हार्मोन्स, इसको बोलते हैं गैनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। जो जीटीएच हार्मोन्स है उसका पहला भाग है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और जो एलएच हार्मोन्स है ये जीटीएच हार्मोन्स के ही 2 टाइप्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा हार्मोन्स है वह है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, उसके बाद है रिलैक्सिन, फिर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तीसरा है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स जो इनमें से 2 प्रकार होते हैं, ये होता है डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। यानी ये 2 प्रकार के जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है ये उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अभी ये जितने 9 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं इन सब का हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। 7वां है ग्रोथ रेट हार्मोन्स। 8वां है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। 9वां है एसीटीएच यानी एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स। आगे देखते हैं जीटीएच हार्मोन्स यानी गैनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। जो गैनेडोट्रोफिन हार्मोन्स होता है यह नर के वृषण तथा मादा के अंडाशयों को उत्तेजित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो गैनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं यह हार्मोन्स नर के वृषण यानी टेस्टिस तथा मादा में अंडाशयों यानी ओवरी यानी ओवम को एक्साइट करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये टेस्टिस को स्पर्म वृषण कोष में यानी जो स्पर्म का निर्माण होता है वह वृषण कोष में होता है। तो यह टेस्टिस को स्पर्म के निर्माण के लिए उत्तेजित करता है तथा ओवरी को एस्ट्रोजन और सिक्रेटिन के लिए एक्साइट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल में फॉलिकल को अंडाणु मैच्योर करने के लिए उत्तेजित करता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेल में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनमें यह टेस्टिस को टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए एक्साइट करता है। टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी मेल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। और फीमेल के लिए यह ओवरी को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। ये फॉलिकल को ओव्यूलेशन के लिए उत्तेजित करते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको फॉलिकल क्या होता है, वहाँ से ओव्यूलेशन क्या होता है, एग कैसे बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये सब हम आगे डिस्कस, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कैसे होता है ये सब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ओवरी को जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो ओवरी को ओवरी में जो अंडे होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वह एक को फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। और दोनों हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल के ओवरी से स्राव होते हैं। ओवम फैलोपियन ट्यूब में 72 घंटे के लिए एक्टिव रहता है। यानी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो ओवम होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में कितने घंटे के लिए एक्टिव होते हैं, यानी वो 72 घंटों के लिए एक्टिव होते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब तक 1000 लाइक नहीं होगा तब तक यह चैनल अपने से सर्कुलेट नहीं करेगा। सो प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अगला देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ओनली फाउंड इन फीमेल। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो केवल महिलाओं में पाया जाता है, सीक्रेट आफ्टर डिलीवरी। और यह इसका सिक्रेशन यानी इसका स्राव कब होता है? यह डिलीवरी के बाद, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद इसका स्राव होता है। एंड इट एक्साइट मिल्क ग्लैंड, और यह दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध के निर्माण के लिए दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। कौन से? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यहाँ से एक जिसमें किसी भी वर्ड में अगर लैक्ट आ गया तो वो समझ लीजिए वो मिल्क से ही रिलेटेड है। जैसे लैक्टिक एसिड यानी वो मिल्क से रिलेटेड है। इस प्रकार से जहाँ भी लैक्ट आता है वो समझ लीजिए कि वो मिल्क से ही रिलेटेड है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स था ओनली फाउंड इन फीमेल, यानी महिलाओं में पाया जाता है, सीक्रेट आफ्टर डिलीवरी, ये डिलीवरी के बाद सीक्रेट होता है, इसका स्राव होता है डिलीवरी के बाद। और यह जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं उनको उत्तेजित करता है, किसके लिए? दुग्ध फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इट एक्साइट मिल्क ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है यह मिल्क ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, किसके लिए? दूध के स्राव के लिए। इट आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन्स, और यह इसको बर्थ हार्मोन्स कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? जब डिलीवरी के समय जो लेबर पेन होता है उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। यानी जब महिला को डिलीवरी होती है तो यही ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन भी देते हैं। गाय और भैंसों से ज़्यादा दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो गाय भैंसों को दूध निकालने से पहले जो इंजेक्शन लगाते हैं वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही होता है, इससे ज़्यादा दूध निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है यह डिलीवरी में हेल्प करता है, क्योंकि डिलीवरी के समय पे जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है उसको फैलाता है ताकि आसानी से डिलीवरी हो सके। पांचवा है MSH हार्मोन्स यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, मेलानोसाइट सीक्रेट मेलानिन हार्मोन्स। यह मेलानिन हार्मोन्स का स्राव करता है। मेलानिन की अधिकता से शरीर जो होती है वो काली हो जाती है, तक जब मेलानिन की कमी होती है तो शरीर थोड़ी सी फेयर हो जाती है। और जो मेलानिन का स्राव होता है वो सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा होता है, इसीलिए जब हम सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा रहते हैं तो हमारी शरीर थोड़ी सी सांवली हो जाती है। ये किसके कारण होता है? मेलानिन हार्मोन से। जो हमारे शरीर का रंग डिसाइड होता है वह 30% मेलानिन हार्मोन्स डिसाइड करता है तथा 70% हमारे जीन पे डिपेंड करता है। ADH हार्मोन्स यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। यह वाटर लॉस को कंट्रोल करता है तथा मूत्र निर्माण को भी कंट्रोल करता है। ADH की कमी से बार बार पेशाब लगना और प्यास लगता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिटस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार का डायबिटीज होता है। ADH हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज इंसिपिटस होता है तथा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलियस होता है। ग्रोथ रेट हार्मोन्स GRH यानी ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स। इट इज़ नोन एज ग्रोथ रेट हार्मोन्स, यानी जो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स है यह इसे ग्रोथ रेट हार्मोन्स भी कहते हैं। यह सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, यानी कोशिका विभाजन की जो रेट होती है, जो दर होती है उसको कंट्रोल करता है। GRH के ज़्यादा स्राव होने से जिजाइंटिज्म यानी विशालकायता नामक बीमारी हो जाती है तथा जो GRH की कमी से सेल डिवीजन रेट कम हो जाता है, जिससे बौनापन हो जाता है। यानी जब GRH ज़्यादा हो जाता है तो जिजाइंटिज्म यानी विशालकायता हो जाती है तथा GRH की कमी से डिवीजन रेट, जो सेल डिवीजन रेट होता है वो कम हो जाता है, जिससे बौनापन हो जाता है। नोट यहाँ से देख सकते हैं, अलग से GRH लेने पे एक्रोमेगली यानी बोन डिफॉर्मेशन हो जाता है। एक्रोमेगली में क्या होता है कि अगर अलग से हम GRH हार्मोन्स का टैबलेट लेते हैं तो हमारे शरीर का कोई एक अंग ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे एक्रोमेगली कहते हैं। इसे बोन डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव के लिए। नवा हार्मोन्स है ACTH यानी एड्रीनोकार्टियोट्रोपिन हार्मोन्स। यह एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स को हार्मोन्स के स्राव के लिए प्रेरित करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड का, उसके जो कार्टेक्स पार्ट होता है यानी कार्टेक्स और मेडुला, दो उसके भाग होते हैं, उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है और वो किस प्रकार से हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी जितने प्रकार की ग्रंथियां बची हैं उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है, वो हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सब का हम डिटेल में स्टडी आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा चैनल है मैं इसमें यह कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होने से चैनल ऑटोमेटिक सर्कुलेट होने लगेगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से कंटेंट तैयार करके और इससे अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। धन्यवाद।